नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं बजट की दो एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। पीएलआई स्कीम के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट में और राहत मिल सकती है। क्या है ये राहत जिसकी संभावना दिखाई दे रही है? तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं खबर क्या है? आगामी यूनियन बजट में सरकार सभी सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहती है और यही बात टेक्सटाइल के क्षेत्र पर भी लागू होने जा रही है। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि आगामी बजट में टेक्सटाइल के लिए सरकार एक नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। ये नई स्कीम जो है वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में डोमेस्टिक जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए होगी। साथ ही साथ इस क्षेत्र में नई तकनीक को लाने पर भी इसका फोकस एरिया रहने वाला है। तो ये नई स्कीम का जो बजटीय आउटले रह सकता है वो लगभग 15,000 करोड़ का होगा और 5 साल के लिए इस स्कीम को लागू किया जा सकता है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि कोई भी निवेशक जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आना चाहता है या नई तकनीक लाना चाहता है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसको सरकार इंसेंटिवाइज प्रोत्साहित करेगी। और खास बात ये कि ये नई स्कीम मौजूदा पीएलआई स्कीम से पूरी तरीके से अलग रह सकती है। एक और अनाउंसमेंट जो हम देख सकते हैं वो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को आगे भी जारी रखने को लेकर के, यानी कि आरओएससीटीएल साथ ही साथ रॉडटेप स्कीम को सरकार कंटिन्यू कर सकती है, बढ़ा सकती है और इसके लिए तकरीबन 5,000 करोड़ का समर्थन मूल्य इसके लिए बजट में ऐलान कर सकती है। बात पीएलआई स्कीम की है तो उसमें ये बता दें कि एक नई पीएलआई स्कीम का भी ऐलान किया जा सकता है जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए हो सकता है। मौजूदा पीएलआई स्कीम वो है मैन मेड फाइबर, मैन मेड अपैरल के लिए है, जबकि कॉटन टेक्सटाइल के लिए सरकार एक नई पीएलआई स्कीम का ऐलान आगामी बजट में कर सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी एक और खास क्षेत्र है जहां पे सरकार का विशेष तौर पे ध्यान है। तो इंपोर्ट ड्यूटी पे कटौती होता हुआ हम देख सकते हैं। 5% से कम लाना, यहां तक कि 0% करने का भी ऐलान हम बजट में देख सकते हैं। और इंपोर्ट ड्यूटी घटा करके सरकार जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको बढ़ावा देना चाहती है। तो इस तरीके के कुछ बड़े ऐलान आगामी यूनियन बजट में टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। मकसद यह है कि इन कदमों के जरिए सरकार डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा और प्रोत्साहित करना चाहती है। चलिए, इसके अलावा बजट में किचन का बजट बढ़ाने वाला फैसला हो सकता है। 18 नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बजट में एलपीजी सब्सिडी में भारी कटौती का ऐलान किया जा सकता है। पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में एलपीजी सब्सिडी एलोकेशन में बड़ी कटौती करने वाली है। इसमें 50% से भी ज्यादा की कटौती की जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो कुल एलपीजी सब्सिडी का एलोकेशन होगा वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम है। पिछले बजट में सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के तौर पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। सूत्र हमें बता रहे हैं क्योंकि पिछले साल भर से भी ज्यादा समय से सभी कंज्यूमर को एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। कुछ एरिया में जो कि रिमोट एरियाज है वहां पर सब्सिडी की कुछ रकम जो है कंज्यूमर को दी जा रही है, वो भी 30 रुपए या 50 रुपए के आसपास। लेकिन वो एलपीजी सब्सिडी नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है। लिहाजा जो सब्सिडी आउटगो है वो नेग्लिजिबल हो गया है। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की ही मांग की है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने ये इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि आगामी वित्त वर्ष में भी यानी कि वित्त वर्ष 2023 में भी कंज्यूमर को एलपीजी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने जा रहा है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि एक और रणनीति बनाई गई है जिसके हिसाब से मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट में एलपीजी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होती है। उसको देखते हुए जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो कुछ समय तक इसका नुकसान वहन करेंगी और जब एक बार कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो फिर वो अपने नुकसान की भरपाई जो है वो कर सकती हैं और ये रणनीति अभी भी अप्लाई की जा रही है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार जो है एलपीजी खरीद के मामले में एक पैरिटी ला सकती है, यानी कि सरकारी कंपनियां जो है या प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें एक समानता लाई जा सकती है। अभी ये हो रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी एलपीजी इंपोर्ट करती है तो उन्हें 5% इंपोर्ट ड्यूटी देना होता है, लेकिन सरकारी कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होता है। लिहाजा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ये पैरिटी लाई जा सकती है।
शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 18 स्वदेश अपने दर्शकों के लिए बजट को लेकर एक खास सीरीज लेकर आया है और देश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को समझने में हमारी मदद की है। उन्होंने बिल्कुल आसान भाषा में बजट की भारी भरकम शब्दावली को डिकोड किया है। आइए इस एपिसोड में हम समझें कि बजट सरकार को चलाता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं सरकार के क्या क्या खर्चे हैं। पहली चीज़ जो है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वह यह है कि सरकार को अपने आप पे, यानी सरकार के पेरोल पे, सरकार के खर्चों पे हम लोगों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। 10 लाख करोड़ सालाना सरकार के अपने खर्चे हैं। फिर हम लोगों को डिफेंस में पैसा देना पड़ता है, यानी अपने फौज को चलाना होता है, उसमें 3.5 लाख करोड़ के खर्चे हैं। हम लोगों को ब्याज भी देना होता है क्योंकि सरकार घाटे पे चलती है, तो सरकार का ऋण भी बढ़ता चला जा रहा है। और आज के समय सरकार का ऋण, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी जीडीपी, हमारा उत्पादन करीब 220 लाख करोड़ है, तो सरकारी ऋण भी अब आज के समय करीब 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और इस कारण हम लोग हर वर्ष करीब 8 लाख करोड़ जो हमारे खर्चे हैं, उसमें से 20% तो हम लोगों को सिर्फ ऋण के ब्याज में हम लोगों को खर्चा देना पड़ता है, वो करीब 8 लाख करोड़ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सरकार के अनेक खर्चे हैं, लेकिन ये खर्चे मिला जुलाकर बहुत बड़ी एक रकम बन जाती है जिसको हम लोगों को सरकार को चलाने में हम लोगों को लगाना पड़ता है। और ये अगर हम लोगों को खर्चे करने हैं तो हम लोगों को साधन भी कहीं से लाने पड़ेंगे, कोई हमारी कमाई का स्रोत होना चाहिए। और अगर हम देखें कि हमारे कमाई के स्रोत क्या क्या हैं, पहली बात तो यह है कि आम जनता से, नागरिकों से हम लोगों को इनकम टैक्स मिलता है, वो करीब 5.6 यानी 5.6 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनियों पे इनकम टैक्स लगता है, वो करीब 5.5 लाख करोड़ है। फिर हम लोग पेट्रोल डीजल पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, उससे करीब हम लोगों को 3.5 लाख करोड़ मिल रहा है। जीएसटी से करीब 6 लाख करोड़ मिल रहा है। और फिर हम लोगों की कोशिश है कि विनिवेश द्वारा, निजीकरण द्वारा यहाँ भी हम लोग कुछ कमाई लें, डिविडेंड से भी हम लोग कुछ कमाई लें। और इसको कुल मिलाकर हम लोगों को सरकार के फिर खर्चे चलाने पड़ते हैं। ये हम लोगों के कमाई के अलग अलग स्रोत हैं, राजस्व के स्रोत हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब सरकार के खर्चे 35 लाख करोड़ हैं और सरकार की कमाई 20 लाख करोड़ है, तो हम लोगों का घाटा जो है वो 15 लाख करोड़ का हो जाता है। इस 15 लाख करोड़ को हम लोग किस प्रकार से समझें, इसको लोग कहते हैं डेट टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। इन दोनों को समझना जरूरी है। और यहाँ फिस्कल डेफिसिट, और अगर आप जो जानकार लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे पूछें कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बजट में आंकड़ा कौन सा नजर आता है, सब आपको कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट एक अनुपात है, यानी कि एक तरफ सरकार कितने घाटे पे चल रही है उस नंबर को हम देखें, और दूसरी तरफ हम लोग देखें कि जीडीपी कितनी है। ये दोनों मिलाकर जब हम लोग देखें तब हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट पता चलता है। और ये कोविड के समय साथियों, जहां हम लोग का 3.5, 3.5, 4% हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट, हम लोग का घाटा चल रहा था, वो कोविड के समय क्योंकि खर्चे बढ़ गए और कमाई कम हो गई, वो फिस्कल डेफिसिट एकाएक बढ़कर 9.5% हो गया। 9.5%, लेकिन ये विश्व भर में हुआ, 9.5% हो गया। और अब जो है इस वर्ष घट रहा है क्योंकि हम लोग इसको लगाम हम लोग लगा रहे हैं खर्चों पे, कमाई हमारी बढ़ रही है। तो अब जो है फिस्कल डेफिसिट जो है, घाटा जो है वो 6.8% हो गया है, 6.8% हो गया है। और इसको हम लोग घटाते चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जो फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा जो है, इसको हम लोगों को कम करना है। ये बहुत जरूरी एक ये आंकड़ा है जिसको आप लोग जरूर समझें, यानी कि सरकार का घाटा कितना हो रहा है। और अगर हम लोगों को 15 लाख करोड़ लाने हैं कहीं से, अगर हम लोगों को इस घाटा को पूरा करना है, तो हम लोग ये पैसे लाते कहाँ से? ये पैसे जो हैं कई जगह से आते हैं। ये जो पैसे हैं, कुछ इनकम टैक्स से आता है, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, कुछ हम लोगों को बाजार से जाकर हम लोगों को राशि लेनी पड़ती है, और 1/3 जो है ये हम लोग बाजार से लेते हैं। ये आप इसमें देख रहे हैं। और जो हम लोग कर्ज में लेते हैं,
जैसे मैंने कहा घाटा है, इस घाटा को हम लोग को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही है। तो जो कर्ज में हम लोग लेते हैं, जो मैंने कहा कि हम लोगों को 15 लाख करोड़ का जो घाटा है इसे पूरा करना है, इसे कर्ज में लेना है, तो कुछ कर्ज जो है वो स्मॉल सेविंग से आता है 4 लाख करोड़ का। कुछ कर्ज जो हैं वो हम लोग जाकर डोमेस्टिक मार्केट से यानी घरेलू बाजार से जाकर हम लेके आते हैं, कुछ और हम लोग प्राइवेट फंड्स लेके आते हैं, और इस तरीके से 15 लाख करोड़ का जो घाटा है इस वर्ष हम लोग इसको ऋण लेके, कर्ज लेकर हम लोग इसको पूरा करते हैं, और सरकार फिर अपने खर्चों को चला सकती है, और इस तरीके से बजट बनाया जाता है और अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बजट से जुड़ी खबरों में। ET Now स्वदेश हर दिन आपको बजट स्पेशल सीरीज दिखा रहा है। अपने बजट रिवाइंड स्पेशल में आज हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की। पिछली बार वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया, यानी कि डिजिटल तरीके से टैब से बजट पढ़ा गया। संदेश साफ था कि देश डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और यही वजह थी कि पिछली बार के बजट में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी अच्छा खासा बजट रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार का बजट इन इंडिया टैब में पढ़ा और ये जताने की कोशिश की कि अब देश डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। यही वजह है कि उन्होंने डिजिटल सेक्टर के लिए काफी ऐलान किए। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके लिए साल 2021 और 22 के दौरान डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग चालित MCA 21 वर्जन 3.0 शुरू करने का भी ऐलान किया। बजट में भुगतान के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं ये भी तय किया गया कि जो लोग 95% लेन देन डिजिटल माध्यम से करते हैं, उनके लिए बजट में सरकार ने टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए 3760 करोड़ रुपए की रकम जारी करने का ऐलान किया। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐलान किए गए, जैसे कंपनियों की टैक्स में छूट की समय सीमा 1 साल और बढ़ाई गई। GST के सरलीकरण को लेकर भी कई ऐलान किए गए। पिछली बार वित्त मंत्री ने बताया था कि कोरोना के दौर में भी देश में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 और 22 के बजट में एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। जिन लोगों की इनकम 50 लाख रुपए से कम है और 10 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स विवाद है, वे इस समिति के पास जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने फेसलेस डिस्प्यूट रिसोल्यूशन पैनल बनाने को कहा। वहीं टैक्स को लेकर भी बड़े ऐलान हुए। बजट में मोबाइल कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% कर दी गई है। स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई। नेफ्था पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से नए कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू करने का ऐलान हुआ। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा की थी। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती की गई थी, जहां सोने चांदी पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी चुकाना पड़ता था। वहीं अब सिर्फ 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी होगी। ET Now स्वदेश। और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले देश के नए चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर के नाम का ऐलान हो गया है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके डॉक्टर नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी है। नागेश्वरन ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा और अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले नागेश्वरन क्रेडिट स्विस और जूलियस बेयर ग्रुप में भी काम कर चुके हैं। नागेश्वरन ने शिक्षक, सलाहकार और लेखक के तौर पर काम किया है। साल 2019 से 2021 तक वो PM मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं।
शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की बात करते हैं, जहां पर कारोबार की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई, लेकिन ऊपरी स्तर पर बाजार पर बिकवाली हावी होती हुई हमने देखी। निफ्टी जो है ऊपरी स्तरों से लगभग 272 पॉइंट फिसलकर लाल निशान में बंद हुआ है। और क्या हलचल रही आज के सेशन में, हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है निफ्टी जो है जो पूरी गेन्स देखने मिली थी दिन में, सारा जो है लॉसेस आ गया है और वो लाल पे आ गई और लगातार दूसरे दिन जो है डिक्लाइन देखने मिला। निफ्टी बैंक का भी जो है मॉर्निंग गेन्स ओवरऑल जो है वहां पे भी मुनाफा वसूली देखने मिला है। मिड कैप्स लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और वो बेंचमार्क इंडिसेस में भी हम वो देख सकते हैं कि आपकी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स लगभग 1% का जो है उछाल देखने मिला। अब जो कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट देखने मिल रही थी आज के दिन के ट्रेड में, वो आपके हेल्थ, आईटी, फार्मा, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही थी और दिन के एक समय सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। लेकिन जो है आखिरी में जो है सेक्टोरल लूजर्स में जो है आपके बैंक, ऑटो, फाइनेंस, यहाँ पे जो है आपके टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द ट्रेड यहाँ पे एक लॉसेस थोड़े देखने मिले। निफ्टी गेनर्स की बात करते तो एनटीपीसी जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स था, यूपीएल भी आपके टॉप गेनर्स थे। ये सारे जो है इनके अर्निंग्स आसपास आ रहे हैं अगले 2 या 3 दिन में, तो इसके कारण स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और मुनाफा वसूली अगर निफ्टी लूजर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी लगभग 3% का वन ऑफ द टॉप लूजर्स था। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, इनमें भी दबाव देखने मिले। और ये थी आज की कहानी, लेकिन पूरे हफ्ते की कहानी भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है बैंक्स के बारे में कहूंगी, बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने मिले हैं पूरे हफ्ते में। और अदानी विल्मार की जो आईपीओ की इश्यू है वो दूसरे दिन में पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुकी है। और देखा जाए तो आईटी में जो है ग्लोबली आईटी स्टॉक्स में जो है एक सेल ऑफ देखने मिल रहा था वैल्यूएशंस के कारण, और ये न्यू एज टेक कंपनीज में भी जो है एक इम्पैक्ट देखने मिला। क्रिप्टो के प्राइसेस में भी जो है लगभग 8 से लेकर 10% तक का जो है डाउनटिक देखने मिला पूरे हफ्ते में। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारती एयरटेल जो है एक फंड रेस करेंगे और उन्होंने अपनी स्टेक भी गूगल को बेची। फेड ने भी जो इंडिकेट किया है कि रेट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अनचेंज्ड रखे हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो पूरे वीक को हम लोग कवर कर रहे थे। बाजार के चाल के बाद कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं, जहां पर ब्रिटानिया ने तिमाही नतीजे पेश किए और कंपनी का मुनाफा घटा है, लेकिन आय में 10% की बढ़त दर्ज की दिखाई दी है। कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं। ब्रिटानिया ने अपने Q3 FY22 नंबर्स रिपोर्ट किए। देखा जाएगा तो रेवेन्यू जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बट बॉटम लाइन और मार्जिन्स वहाँ पे थोड़ी मार खाई हुई है ब्रिटानिया के नंबर्स ने हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के साथ। प्रॉफिट इज बिलो वाइल ओवरऑल मार्जिन्स भी बिलो एक्सपेक्टेशंस पे है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली जो बात की जाए तो वो थोड़ी बेटर है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी ईटी नाउ के पोल से भी जो है वो पोल से भी बेटर है वॉल्यूम ग्रोथ। ना वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 2% पे, पर वॉल्यूम ग्रोथ आई है हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। तो मे बी ऑब्वियसली 5% अपवर्ड, 5-6% की बात कर सकते हैं, उससे अपवर्ड की बात कर सकते हैं। तो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने हाईलाइट की है ये टाइम अपने रिलीज में। उसके अलावा रेवेन्यूज 13% वॉल्यूम ग्रोथ, 12.9% टू बी प्रिसाइज जो वॉल्यूम ग्रोथ देखी है वो मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ है। जो रेवेन्यू ग्रोथ देखिए वो है प्राइसिंग लेड ग्रोथ। तो मेनली प्राइसिंग ग्रोथ इज मोर देन द वॉल्यूम ग्रोथ दिस टाइम। और कंपनी ने इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी की है कि रूरल मार्केट्स है अक्रॉस एफएमसीजी सेगमेंट वो विटनेस कर रही है स्लो डाउन। काफ़ी दूसरी एफएमसीजी कंपनीज ने भी ये हाईलाइट की थे, तो ब्रिटानिया ने भी हाईलाइट किया हुआ कि रूरल मार्केट्स में स्लो डाउन तो दिख रही है उनको भी। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन तो मार्जिन्स को इम्पैक्ट ही कर रही है, ग्रॉस मार्जिन्स को और इबिटा मार्जिन्स को। और इबिटा मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन हुई है अराउंड 400 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और इबिटा मार्जिन्स है 15.1% पे जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी अराउंड 16% पे, तो थोड़ी मार खाई हुई है मार्जिन के फ्रंट पे। उसके अलावा जो कंपनी ने हाईलाइट किया कि जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है कमोडिटी प्राइसेस की और प्राइस इंक्रीज बढ़ रही है, उसकी वजह से कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली है और कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स ली है। तो वो जो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे थे, ये कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स और प्राइस हाइक्स थोड़ा सपोर्ट करेंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशंस है ब्रिटानिया के नंबर्स, स्पेशली प्रॉफिट्स और मार्जिन्स के फ्रंट पे। कोविड के दौर में मिड और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में बड़े कारपोरेट एरिया वाले घरों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिड और प्रीमियम सेगमेंट के घरों में लोग 1200 स्क्वायर फीट तक के घर चाहते हैं। ग्राहकों की बड़े घरों में दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है, आखिर इस बारे में तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा दे रही हैं।
पैंडेमिक के बाद से मिड टू प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में कस्टमर्स की डिमांड बड़े घरों की तरफ ज्यादा हो गई है, यानी कि बड़ा कारपेट एरिया, ज्यादा एमिनिटीज। एनारॉक रिसर्च के मुताबिक जहां पहले इस सेगमेंट में लोग करीब 900 स्क्वायर फीट का घर ढूंढते थे, 900 स्क्वायर फीट कारपेट साइज का घर लेते थे, अब वही एवरेज जो है वो 1210 स्क्वायर फीट पे आ गया है, यानी कि 26% का राइज हुआ है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसलिए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, ई स्कूलिंग करना है, बच्चे भी घर रहते हैं और डिस्पोजेबल इनकम भी काफी थी क्योंकि काफी एवेन्यूज नहीं थे स्पेंड करने के लिए। तो इस वजह से लोग अब ज्यादा विलिंग हैं ज्यादा पैसे देने के लिए, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए रहने के लिए, एक ऐसा घर जो कि काफी फंक्शनल हो। तो जहां मिड टू प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में बड़े घरों की तरफ डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, उसी तरफ लोअर हाउसिंग सेगमेंट यानी कि अफोर्डेबल सेगमेंट में वो डिमांड इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं वहां पे डिस्पोजेबल इनकम को हिट ज्यादा हुआ है, वहां पे सैलरीज के ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो डेवलपर्स कहते हैं क्योंकि डिमांड ट्रेंड में काफी शिफ्ट आया है पिछले 2 सालों में, तो अब वो अपने प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से इनोवेट करेंगे और प्लान करेंगे कि बड़ा कारपेट साइज लोगों को प्रोवाइड कर सके, ज्यादा एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ऐसी इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और आगे आने वाले 12 से 18 महीनों में ऐसे ज्यादातर लॉन्चेस होंगे जहां पे ये फैसिलिटीज और बड़ा कारपेट साइज कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। कोरोना की पाबंदियों के बीच छोटे शहरों में भी ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है। इन शहरों से आ रही शानदार डिमांड को देखते हुए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अब टियर 2 शहरों का रुख कर रही हैं। देखिए खुशबू तिवारी की खास रिपोर्ट। कोविड-19 की पाबंदियों के बीच भारतीयों की खरीदारी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन शिफ्ट हुआ और ई कॉमर्स के इसी विस्तार से वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अब टियर 2 शहरों की ओर भी तेजी से रुख कर रही हैं। ग्रोसरी हो या कपड़े, ई कॉमर्स की पहुंच से छोटे शहरों में भी वॉल्यूम्स बढ़े हैं और फुलफिलमेंट सेंटर्स की जरूरत बनी है। देश की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां अब लखनऊ, कानपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, सूरत और लुधियाना जैसे शहरों में अपने सेंटर्स बना रही हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रवि जाखर के मुताबिक वो लखनऊ और गुवाहाटी जैसे शहरों में विस्तार कर रहे हैं। ई कॉमर्स की बढ़ती डिमांड की वजह से यहाँ वेयरहाउसिंग की जरूरत बन गई है। एवरस्टोन कैपिटल के वाइस चेयरमैन राजेश जग्गी का कहना है कि इंडोस्पेस के जरिए लखनऊ, सूरत, लुधियाना और गुवाहाटी में विस्तार करने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक FMCG कंपनियों के साथ टाई-अप्स बढ़ने से डिमांड बढ़ी है। टियर 2 शहरों में ग्राहकों की खरीदारी क्षमता भी बढ़ी है। गोदरेज स्टोरेज सॉल्यूशंस के SVP विकास चौदाहा के मुताबिक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, फार्मा और ई कॉमर्स सेगमेंट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। PLI पर फोकस से टियर 2 और टियर 3 शहरों में वेयर हाउसेस बढ़ेंगे। औद्योगिक विकास से नई नौकरियों के मौके इन शहरों में बन रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ घरों की डिमांड पर दिखा है। नरेटको के मुताबिक इन शहरों में घरों की कीमतें भी बढ़ी हैं। डिमांड और नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में भी उछाल आया है। डिमांड हम देख रहे हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो कई सारे आजकल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो कई डेवलपर्स जो हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन ये है कि आपको एक फुल्ली डेवलप प्लॉट मिल सकता है जिसपे आप खुद का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या आप डेवलपर से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और दूसरा जो है कई सारे डेवलपर्स इन जगहों पे टाउनशिप्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी अमेनिटीज़ मिल रही हैं, जिनकी आदत जो है एम्प्लॉयज़ को उनके मेजर सिटीज़ में जो बढ़ गई थी, वो ही उसी टाइप की अमेनिटीज़ उनको टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी मिल रही है। कॉलियर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स और रेसिडेंशियल मार्केट में $2 अरब का निवेश आया था। हाइब्रिड वर्क कल्चर और ई कॉमर्स के छोटे शहरों में भी बढ़ते विस्तार से यहाँ रेसिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट दोनों में ही मजबूती दिख रही है। खुशबू तिवारी, ET9 स्वदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण देने के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए तय मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक पहले के फैसलों में जो रिजर्वेशन के पैमाने तय किए हैं, हम उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है कोर्ट का। ये राज्य को तय करना है कि ये आरक्षण कैसे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर सरकार को ये रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण के दौरान SC/ST को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। ये समीक्षा अवधि केंद्र सरकार को निर्धारित करनी चाहिए। स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।